पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेड जोन। नाज़रीन, बगैर किसी बहस में पड़े हुए मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज दोबारा से JNN न्यूज़ की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। वीकेंड पे 2 जलसे हुए, PTM ने तहरीक का आगाज़ कर लिया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की इदारों के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने इदारों के जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं उनका नाम लेकर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाएं, वो मेरे ख्याल से न सिर्फ काबिल मुज़म्मत हैं बल्कि उनसे सवाल भी पूछे जाने चाहिए और हमारे भी उनसे सवाल होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, आज आपने देखा कि कराची में जलसा हुआ है PTM का और उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और वो जो पूरा सीन हुआ वो आपके सामने है। अब दोबारा से उनको रिहा कर दिया गया है जमानत पे, लेकिन कुछ अहम सवालात है। क्या PTM जो है वो एक पेज पे है? क्या PTM की तहरीक की मंजिल का तयन जो है वो उनको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है? और नवाज शरीफ साहब की माजी, हाल और मुस्तकबिल, क्या नवाज शरीफ साहब कभी एक अजीम, जो वो समझते हैं एक जमहूरी और जमहूरियत पसंद शख्सियत रह सकते हैं? क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा जो है वो वोट को इज्जत दो के पैरोकार हैं? यानी इन इशूज पे हम कुल मिला के माजी के समेत बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है डॉक्टर अब्दुल फजल कुरैशी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर साफी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है। जी, मुझे डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, जरा प्लीज बढ़ा दें आवाज। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं। PTM ने जलसा किया, पहले गुजरांवाला से शुरू करते हैं, फिर कराची में भी आते हैं। आपने देखा कि गुजरांवाला में जलसा हुआ, एक तो जो लग गया रहा था कि वो अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं थी, क्योंकि जलसा लेट शुरू हुआ, कभी कोई पहुंच रहा है कभी कोई पहुंच रहा है, फिर खैर बहरहाल जलसा तो हो गया। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की। नवाज शरीफ साहब की तकरीर को लेकर बात करते हैं। क्या ख्याल है, वो जो तकरीर नवाज शरीफ साहब ने की, आपके ख्याल में एक ऐसे शख्स को जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हो, उस शख्स को ये जेब देता है कि वो सब कुछ उन्होंने जो कहा आपके सामने है? क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर? काकर साहब, अब अजीब सी एक सियासत है। पहले जमाने में सियासतदान अगर कोई जलसे में खिताब करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता था, तो एक बात अगर झूठ उसके मुंह से निकल जाती थी या जुबानी बात निकलती तो उसके ऊपर वो माजरत करते थे, ताजियत करते थे, शर्मिंदगी का इजहार करते थे, पेशेमानी का इजहार करते थे। लेकिन अब तो लगता है कि सारी सियासत में जितनी तकरीरें की जाती है झूठ की बुनियाद पे। मसलन उन्होंने कहा कि हमने एक टॉम हाक मिसाइल पकड़ा, जिंदा पकड़ा, फिर ने कहा कि हमने स्कड मिसाइल, मतलब अब बात यह है कि एक मिसाइल अगर समुंदर से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर आया है, ठोस बारूद का वो मिसाइल होता है, उसको जब आग लगती है, बेशक अगला होल ना निकले और उसके बाद वो गिर भी जाए तो तमाम का तमाम जाया हो जाता है, फट जाता है, उसका बारूद और हर चीज जल जाती है। वो कहते हैं हमने एक जिंदा मिसाइल पकड़ लिया। जिंदा का मतलब है कि पूरा सलामत। ऐसा हो सकता है कि 40 या 50 किलोमीटर से एक मिसाइल सफर करके आया है और वो गिर गया और जिंदा सलामत हो। एक झूठ की ये भी बात है। और बहुत सारी बातें हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये भी बना दिया। देखें, ये जो पाकिस्तान में JF थंडर प्यारे हैं, ये कब बने? अब वो इक्तदार में भी नहीं थे तो उससे पहले कमरा में यहाँ पर चीजें बनी। उनको किसी चीज का पता नहीं है। जो भी उनको गपशप सुना देता था ड्राइंग रूम में, इसी से पता लगता है कि उनकी नाअहली का, इक्तदार के खात्मे की वजह क्या है कि ड्राइंग रूम में जो शख्स उन्हें गप सुना देता है उसी को चल के लेके चढ़ दौड़ते हैं। मतलब ये कामरा का, एयरपोर्ट, रनवे, ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हुआ और उसके बाद जियाउल हक के दौर में मुकम्मल हुआ, जब ये इक्तदार और अख्तियार में नहीं थे। अब उनको पता ही नहीं, कहते हमने कमरा भी बनाया, ये फलाना त्यारा भी बनाया, वो भी बनाया।
मतलब हैरत होती है। सवाए इसके कि ये कहें कि पाकिस्तान भी हमने बनाया, पाकिस्तान का नाम भी हमने रखा, तहरीक पाकिस्तान भी हमने की, तो ये इस किस्म का झूठ का कारखाना है जिसकी बुनियाद का इनका इख्तियार भी जाता है, इख्तियार भी जाता है और इस हाल पे पहुंचते हैं। अब मतलब मरियम देखे ना कि कह दिया कि मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, अब दरवाजा पुलिस ने दिखा दिया, उनका जी कोई नहीं दरवाजा तोड़ा। अच्छा, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि रेंजर ने उनको पकड़ा, और वो खुद कह रही है जी मैं जब कमरे से निकली तो पुलिस वाले थे। तो ये झूठ का कारखाना है, कौमी इदारों को बदनाम करने की एक मुहिम है जो काबिल मजम्मत है, दुरुस्त बात नहीं है। जहां तक मियां नवाज शरीफ की तकरीर है, वो तकरीर कोई एक हारे हुए आदमी थी जो कहते हैं अल्ताफ हुसैन की तरह मैंने हर चीज बेच दी है, खत्म कर दी है, तबाह बर्बाद कर दी है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनके बेटे इश्तारी मुजरम है, सजा याफ्ता भी हो जाएंगे, लिहाजा वो इख्तियार इख्तियार में नहीं आ सकते। खुद मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट और उनकी जो निगरानी की अपील में जो है उम्र भर के लिए नाअहल करार दे चुके हैं। बेटी को सजा हो गई है, वो जमानत पर हैं और उनके खिलाफ और भी मुकदमात हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे फैमिली और खानदान का, और खासकर नवाज शरीफ खानदान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं बाकी मुस्लिम लीग भी तबाह और बर्बाद हो जाए, उसमें हमारे नाम पे या हमने जो कुछ किया उस पर और क्यों फायदा करें। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को खुद तबाह बर्बाद और खत्म करने का एक एजेंडा लगता है कि उन्होंने सोच लिया है, उसकी बुनियाद पर सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ नवाज शरीफ साहब के जो इल्जामात हैं और उसके रिलेवेंट उनके माजी के बयानात वो इकट्ठे किए, नाजरीन को भी सुनाते हैं, आप भी सुनिए। प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप चलाने से पहले मैं जरा नाजरीन को बता दूं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में गद्दार का लेबल दिया जाता है, जो जब भी डिक्टेटर आता है वो सियासतदान को गद्दार कहता है। आप सुनिए कि नवाज शरीफ साहब ने किसको गद्दार कहा और क्यों कहा। प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप ले कीजिए प्लीज। नहीं है, मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। और जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा, एजाजुल हक सुरखरू होके रहेगा। अच्छा, ये वो क्लिप है जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं कहते हैं कि इजाजुल हक जो है वो सुरखरू होके रहेंगे, और उन्होंने इसके बाद जो है वो गद्दार कहा कि ये वो गद्दार की बेटी, इस तरह इन्होंने बेनजीर साहिबा को मुखातिब किया। तो डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, क्या ये जो गद्दार के अलकाबात हैं इसमें तो नवाज शरीफ साहब खुद भी मुलविस रहे हैं? बेनजीर साहिबा के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने, आप तो कवर करते रहे, हमने तो चले किताबों में पढ़ा होगा। तो क्या कहेंगे उनके इस बयानिए पर जो उन्होंने पॉइंट रेज किया है? देखें, ये जो गद्दार का सबसे पहले जो इल्जाम लगाया गया था वो मोहतरमा मादर मिल्लत पर जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाया था। जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त चीफ पोलिंग एजेंट थे अयूब खान के, और दूसरी तरफ निसार अहमद निसार पिंडी के एक बीडी मेंबर थे, वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो है वो चीफ पोलिंग एजेंट थे। उनकी बीवी भी थी, इनका बेटे भी आज डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक मोहतरमा के कागजात नामजदगी की तस्दीक भी की थी, और उसके बाद सेकंड भी उनकी बीवी ने किया था। लिहाजा जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंडिया से हदायत लेती है और ये गद्दार है। अब ये बात पहली मरतबा असम्बली में बिलावल भुट्टो वाला के जलसे में कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, तो गोया अपने नाना की तजलील की है, अपने नाना की तरदीद भी की है, और जिसने ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर गद्दारी का इल्जाम लगाया वो तो इसके नाना थे। और ये नवाए वक्त में छपा है, अयूब खान ने जुल्फकार अली भुट्टो की सरजनश की थी कि आपने मोहतरमा को गद्दार कह के मेरी पॉलिटिकल तहरीक को नुकसान पहुंचाया। तो वो बात करते हैं। लिहाजा जब बलूचिस्तान में ANP के लोगों को पकड़ा, अताउल्लाह महंगल को पकड़ा, अपना मुफ्ती महमूद की हुकूमत को खत्म किया, अताउल्लाह महंगल की हुकूमत को खत्म किया, तो को तो दुश्मन कहा जाता है, उनके लिए तो गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जुमला बने ही अपने लोग के लिए जो गद्दारी करते हैं, जो मीर सादक बनते हैं, मीर जाफर बनते हैं, उनके लिए। तो इसमें क्या हर्ज है? बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने इब्तिदा की, नवाज शरीफ की, उसके अलावा बेनजीर भुट्टो ने भी गद्दार लोगों का खुद ये गद्दार कहें तो दुरुस्त है। कल के जलसे में मौलाना फजल रहमान ने गद्दार
कहे तो गलत तो है। वो गलत पॉइंट उन्होंने रेज किया कि बलूचिस्तान में जो हमारी हुकूमत थी सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की, वो आपने को पिछले जलसे में कहा था कि आपकी हुकूमतें हम हटा सकते उस वक्त भी मोची गेट पे कहा कि मुझे सियासत आती है, मैं अगर दो तीन लोगों को इधर उधर फेर दूं तो आपकी हुकूमत गिरा दूंगा। और हुकूमत गिरी, उसके बाद आपने देखा अदम एतमाद आया, सनाउल्लाह ज़ेरी साहब की हुकूमत खत्म हुई, कुदूस जिंजो साहब वजीर आला बने, एक आईनी कानूनी तरीके से वहां पे जो है तब्दीली लाई गई। तो नवाज शरीफ साहब जो है अब वो जिक्र कर रहे हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा पे उन्होंने निजाम लगा और मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया इस मामले में कि वो आप हुकूमतों का खात्मा करते हैं। तो उस पॉइंट को कैसे देखेंगे? देखें, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई आदमी इकदाम कर वतीरा ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत यो आबा अजदाद से चली है, इनके जीन में है, ऐसा नहीं है। जैसे देखें दूसरे साहब ने फरमाया, देखो कौमी जबान तो सबसे पहले जब कायद आजम ने बंगला ईस्ट पाकिस्तान में कहा कि कौमी जबान उर्दू होगी, तो उन्होंने अपने तौर पे नहीं कहा। पहली कौमी असम्बली ने करारदाद पास की कि और नवाज शरीफ साहब की इल्जामात भी अपनी जगह। अब होगा क्या? क्योंकि सद साहब ने कल कहा कि उनको कहा गया कि ये एक ट्वीट है जो मरियम नवाज साहिबा ने 19 अगस्त 2014 को किया था, जिसमें वो कहती है कि द आर्म फोर्सेस स्टैंड बिहाइंड द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त उनको पसंद था जब नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी थी फौज आइन और कानून को फॉलो करते हुए। आज
अब जरा फ्यूचर की बात कर लेते हैं, अब होगा क्या, क्या आपको लगता तो क्या कोई एक साथ है, या आपके ख्याल में ये आपस में जो है वो बाहर तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ है, लेकिन अंदर से एक दूसरे के साथ नहीं है? देखें, ये तीनों पार्टियां रिकॉर्डेड तकरीर को इन्होंने नहीं चलने दिया। देखें, मरियम नवाज वहां नहीं गई, बिलावल हाउस नहीं गई, लोगों को बोझा, ये चादर वाले मौसूफ चले गए बिलावल हाउस, मौलाना फजल रहमान गए, इन्होंने बड़ा दबाव किया कि नहीं जी मियां नवाज शरीफ की तकरीर, उन्होंने कहा जी हम नहीं होने देंगे। यहाँ एक आदमी तकरीर करेगा, एक कायद तकरीर करेगा, और वो करेगी मरियम करेगी, या कोई और बड़ा कायद ले, या शायद खाकान अब्बासी को, और एतजाज तो दो उससे बर वक्त पहले की बचत का कोई इम्कान लगता है। और इसी तरह आसफ जरदारी वो अब
मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम